मशहूर गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ पिछले 24 घंटे से सुर्खियों में है। दावा यह किया जा रहा था कि अमेरिका में गोल्डी बराड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, लेकिन अब अमेरिकी पुलिस ने गोल्डी बराड़ की हत्या के दावों से पर्दा हटाया है और साफ कर दिया है कि जिस शख्स को गोल्डी बराड़ कहा जा रहा था वो असल में कोई और था। खास बात यह भी है कि दोनों ही का हुलिया और कद काठी लगभग एक ही जैसी है और उसी वजह से अफवाह उड़ गई। कौन था ये बहरूपिया जिसे गोल्डी बराड़ बताया जा रहा था और कहां छुपा बैठा है गोल्डी बराड़, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक जैसा गोल चेहरा, दाढ़ी की स्टाइल भी एक जैसी और तो और नाम भी एक जैसा, एक गोल्डी और दूसरा ग्लैडी। जुर्म की काली दुनिया में मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऐसे अजीबोगरीब मामले अक्सर देखने को मिलते हैं, जब मौत किसी की होती है और समझ किसी और की ली जाती है। बुधवार को भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मुलजिम गोल्डी बराड़ के अमेरिका में मारे जाने की खबर भारत में उड़ी और ऐसी उड़ी कि इसे लेकर न सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, बल्कि विदेश में ही छुपे भारत के एक और छंटे हुए गैंगस्टर और आतंकी लखबीर सिंह लांडा ने गोल्डी के कत्ल की जिम्मेदारी भी कथित तौर पर अपने सर ले ली। बताया गया कि लांडा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया, लेकिन 24 घंटे गुजरते गुजरते गोल्डी बराड़ की मौत की खबर से धुंध छटने लगी और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा मामला ही मानो सिर के बल खड़ा हो गया। गोल्डी बराड़ की मौत से जोड़ दिया। आपने मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी गलत पहचान के चलते कई बेगुनाहों के मारे जाने की तमाम खबरें सुनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि दरअसल मारना किसी और को होता है और मर कोई और जाता है। ठीक गोल्डी बराड़ के केस में भी ऐसा ही हुआ। दरअसल जिस शख्स की हत्या हुई उसका नाम और कदकाठी गोल्डी बराड़ से मिलती थी। यही वजह थी कि शुरुआत में तमाम जगहों पर यह खबर फैलने लगी कि गोल्डी बराड़ की मौत हो गई है। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने बाद में इस बात को साफ किया कि मरने वाला शख्स गोल्डी बराड़ नहीं था। ऐसे में अब दोबारा से गोल्डी बराड़ को इंटरसेप्ट करने की तमाम कवायदें एजेंसीज ने शुरू कर दी है ताकि आरोपी शिकंजे में आ सके। गोल्डी भारत में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला समेत कत्ल के कई मामलों में नामजद मुलजिम है और इंडियन एजेंसियों ने उसके नाम पर लुकआउट नोटिस तक जारी कर रखा है। ऐसे में जैसे बब्बर खालसा से जुड़े होने के दावे भी किए जाते हैं। गोल्डी का पूरा नाम सतविंदर जीत सिंह है। उसका जन्म 1994 को हुआ और उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। फिलहाल वो विदेश से ही लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की चंडीगढ़ में एक डिस्क के बाहर हत्या कर दी गई थी। गुरलाल बिश्नोई गैंग का करीबी था। इसके बाद बिश्नोई गैंग ने गुरलाल बराड़ के कत्ल का बदला लिया। युवा कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान की हत्या कर दी गई। इस हत्या की साजिश में गोल्डी बराड़ का नाम भी आया। इसके बाद गोल्डी 2021 में कनाडा भाग गया। वो पहले भी स्टूडेंट वीजा पर 2017 में कनाडा गया था। अब बात गोल्डी के कत्ल की झूठी खबर में आतंकी लखबीर सिंह लांडा और अर्श डल्ला का नाम सामने आने की। तो दोनों के बीच इस दुश्मनी की शुरुआत साल 2020 में हुए गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ के कत्ल की वारदात से हुई। गुरलाल बराड़ को अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ में मारा गया था और इसका इल्जाम लखबीर सिंह लांडा गैंग पर लगा और यहीं से गोल्डी और लांडा में भयानक दुश्मनी की शुरुआत हुई। यही वजह है कि बुधवार को जब गोल्डी के कत्ल की खबर उड़ने लगी तो लोगों ने उसे लांडा गैंग की करतूत से जोड़ दिया और उसके इस कत्ल की जिम्मेदारी लेने की बात भी चला दी। लांडा के बारे में कहा जाता है कि वो कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। इसी वजह से भारत अमेरिकी पुलिस के खुलासे के बाद एक बात तो पूरी तरह साफ है, मूसेवाला का कातिल अभी जिंदा है। अब रुक करते हैं सियासी खबरों का भी और अब आपको बता देते हैं कि पंजाब की 13 सीटों पर लोकसभा का सियासी समीकरण पंजाब में पहली बार 4 प्रमुख पार्टियां आमने सामने हैं और हर कोई जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ऐसे में क्या वजह है कि इस बार कोई दल इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा। इस बार किसकी हवा है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए।
पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी रण अब तैयार है। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने सभी 13 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक 12 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि बीजेपी ने अभी तक 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। चूँकि ऐसा पहली बार है जब पंजाब में 13 सीटों पर 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, इसलिए अब तक के सियासी माहौल को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि इस बार पंजाब में किसकी हवा है। इस कश्मकश की एक बड़ी वजह ये भी है कि 13 सीटों पर ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो दल बदल कर अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है लोगों को मिलना, लोगों की बातें सुननी, और जहाँ तक मैं उनका कर सकती हूँ मैं करती हूँ। मुझे कोई खास मुश्किल नहीं है कि मैं जाऊँ, मैं काम करूँ, मैं लोगों से बैठूँ, मिलूँ, कहीं भी, चाहे गली मोहल्ला हो, चाहे अच्छी जगह हो। पूरे देश में एक साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ने वाली आप और कांग्रेस पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, जबकि दोनों पार्टियां चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और गोवा में गठबंधन कर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में अलग अलग लड़ने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, इसका आकलन कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। हमने जो वादे किए थे मूंगी का, हमने हमारे फंड तो उन्होंने बंद कर रखे हैं। रूरल डेवलपमेंट का फंड बंद कर रखा है, मंडियों का फंड बंद कर रखा है। जो आड़तिया है उसका जो मतलब उसका था ना, मेन था ना, वो 2.5% था, 1.75% कर दिया है, तो उसका वो भी कम कर दिया। मजदूरों का कम कर दिया। इसी पटियाला से अमरिंदर सिंह जी रिसेंटली आ रहे हैं, परनीत कौर जी को हमने पहले भी लाया था, अब तो वो गाँव में जा ही नहीं पा रही है। अभी पार्टी ने जो सोच कर टिकट हमारी दी है कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी टिकट ऐसे नहीं देती, वो पहले सर्वे कराती है, सर्वे के बीच जिसका भी नाम आता है उसको टिकट देती है। ना हमारी पार्टी में कुछ फास्ट चलती है, ना कोई पैसा चलता है। काली कोई नहीं है, काली यही है कि पार्टी जिस काम पे लगाती है उस काम में हमें काली होती है कि ये काम करके देना है और काम का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। वहीं कभी साथ साथ लड़ने वाले अकाली दल और बीजेपी की राहें भी इस बार जुदा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पंजाब में आप और कांग्रेस का आधार एक न होकर भी एक जैसा है। दोनों को सभी वर्गों से वोट मिलते हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल ग्रामीण सिख वोटों पर और बीजेपी शहरी हिंदू वोटरों पर काफी हद तक निर्भर है। गुस्सा मोदी साहब ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਉਦੋਂ ਖੋਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਵਾਰਨ करना चाहता हूं। वर्ड इसलिए गई कि कहीं ना कहीं धोखा, बहुत बड़ा जो बिट्रे जिसको कहते हैं कि हार्ड शब्द है, गदारी, और जिसको धोखा, वो धोखा देने का काम रवनीत सिंह बिट्टू जी ने किया है। क्योंकि बिट्टू जी को घर से उठाकर एक रॉ बंदे को लेकर आए थे। बेशक वो बेन सिंह जी के पोते थे, लेकिन गुरकीरत कोटली पहले काम करते थे, तेज प्रकाश सिंह थे। ऐसा नहीं था कि 3-3 लोगों को राजनीतिक में लाएं पार्टी का। साल 2014 में मोदी लहर के बीच पंजाब से 4 सीटें जीतने वाली आपको 2019 में एक ही सीट मिली थी, पर 2022 के विधानसभा चुनाव में उसने 42.01% वोटों के साथ 92 सीटें झोली में डालकर एक तरफा जीत हासिल की थी। ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार की स्थितियां अलग हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि 1 जून को जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में सभी पार्टियां संसद के लिए लंबी लकीरें खींच रही हैं, क्योंकि एक तरफ जहां अकाली दल फिर से अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी नए सिरे से पंजाब में पैर पसारने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी विधानसभा के नतीजों का फायदा उठाकर लोकसभा में दस्तक देने के लिए तैयार है, तो वहीं कांग्रेस, जिसके पास पिछले चुनाव में 8 सीटें थीं, वो अपने रसूख को कायम रखना चाहती है। अब हम आपको बता देते हैं कि इस बार सभी 4 पार्टियों की ताकत और कमजोरी क्या है उसके बारे में। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत पक्ष की बात यह है कि 2022 में सत्ता में आने के बाद से अब तक पूरे किए गए वादों का उसे लाभ मिलेगा, साथ ही साथ उसे सत्ता में होने का फायदा भी हो सकता है। वहीं कमजोर पक्ष की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर है, और उसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने के चुनावी वादे का अब तक वो पूरा नहीं कर पाई। इसके अलावा
शिरोमणि अकाली दल का मजबूत पक्ष ये है कि वो लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो बहुसंख्यक सिखों और किसानों से जुड़े हुए हैं। वहीं पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी ये है कि वो शहरी क्षेत्रों में सीमित वोट बैंक है उनका। पार्टी में भी बड़े पैमाने पर एक ही परिवार का नियंत्रण है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी की, तो इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह समेत कई बड़े सिख चेहरे उनके पास हैं और राष्ट्रवाद और केंद्र सरकार के विकास कार्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके पास है। कमजोरी उनकी यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी पैठ कमजोर है और किसान आंदोलन से उपजा हुआ रोष उसे भारी पड़ सकता है। इसके अलावा बचती अब एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की ताकत यह है कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पार्टी का जो आधार है और उसका जो परंपरागत वोट बैंक है वो मजबूत है। वहीं कमजोरी ये है कि अंदरूनी कलह लगातार जारी है, गुटबाजी है, बिखराव है और कई नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं। अमृतसर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं तरनजीत संधू। इशारों में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर निशाना उन्होंने साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अमेरिका और भारत के रिश्तों को खराब कर देना चाहते हैं। देखिए आज तक संवाददाता अमित शर्मा की ये खास रिपोर्ट। उम्मीदवार लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं। तरनजीत सिंह संधू जो पूर्व एम्बेसडर है वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर विज़न ये अमृतसर में क्या क्या लेके आए हैं। संधू साहब, विज़न क्या है? आप अमृतसर से लोकसभा उम्मीदवार के लिए भाजपा की तरफ से खड़े हैं, विज़न क्या है इस पर? विज़न बड़ा क्लियर है अमृतसर की डेवलपमेंट के लिए। देखिए, अमृतसर में आप कहीं भी जाके किसी से भी बात करेंगे तो यहाँ की प्रॉब्लम्स जो हैं ग्लेयरिंग है और सामने है। यहाँ की कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। दिन दिहाड़े शूटिंग्स होती हैं, लोगों को थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं, बाहर हमारी बहनों की चेन्स वगैरह कोई गोल्ड नहीं डाल रहा है। ये वो अमृतसर है जिसमें लोग रात को 10 बजे भी खुले होके जाते थे क्योंकि खाने पीने का शौक़ था। दूसरा, आप ड्रग्स की प्रॉब्लम्स देखिए। किसी भी आप शहर में या गांव में किसी बस्ती में जाइए, देखिए किस तरह की प्रॉब्लम है। तो एक ड्रग्स को अब सीरियसली लेना है, ये फॉल्स प्रॉमिसेस से नहीं निकलेगा। इनकम्स देखिए, इनकम्स नीचे जा रही हैं। आप एम्प्लॉयमेंट देखिए, नीचे जा रही है। कनेक्टिविटी यहाँ की इम्प्रूव करने का बहुत स्कोप है। तो ये प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल सामने की है और इसमें मेरा फोकस यही है कि अमृतसर की इकोनॉमिक रीजनरेशन, यहाँ की इकोनॉमी को वापस लाना और शहर जो टॉप के 10 शहरों में था इंडिपेंडेंस में, 1960 में, 1970 में, उसको वापस वहाँ पहुँचाना चाहिए। आखिरी सवाल, मुकाबला कैसे देखते हैं? उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, अकाली दल के हैं और आम आदमी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री खड़े हैं। यहाँ से भाजपा के लिए सीट निकलना बहुत मुश्किल रहा है। अरुण जेटली जी भी लड़े हैं, हरदीप पुरी जी भी लड़े हैं। मुकाबला सारा कैसे देखते हैं? तो हम आगे देखेंगे ना। मैंने आपको कहा कि अमृतसर की क्या हालत है, वो तो कोई झूठ नहीं है और मैं किसी पे मिट्टी भी नहीं फेंक रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ जो यहाँ के आम लोग भी पूछ रहे हैं कि अमृतसर की डेवलपमेंट में कब फोकस करेंगे। लुधियाना से टिकट मिलने के बाद आज पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग ने रोड शो निकाला है और इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रोड शो में हिस्सा लिया। हालांकि इस दौरान राजा वड़िंग का उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा है। फिरोजपुर रोड पर दंगा पीड़ित परिवारों के द्वारा काली झंडियां दिखाई गई थी। प्रदर्शन के दौरान एक बुजुर्ग काफिले के सामने भी आ गई थी, जिसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां से हटा दिया गया था। आज तो 6 महीने पहला छिंदवाड़ा जाके मध्य प्रदेश इन्हें कहा कि कमलनाथ जड़ा 1984 जो कतलेआम होया उहदे कोई हथ नहीं। इन्हें जाके क्लीन चिट दी सी पंजाब तो जाके राजा वड़िंग ने। मैं राजा वड़िंग नूं दसना चाहना वा, जदों गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के उपर जो हमला होया सी, संजय सूरी उत्थे हाज़र सी, इंडियन एक्सप्रैस का जो पत्रकार सी, उहदे सामने 3 सिखां का कतलेआम उत्थे कीता, गोलियां मार के मारा गया। उस वेले कमलनाथ जड़ा वो नाल खड़ा सी, उन्हें भीड़ की अगवाई कर रहा सी ते सिखां दे कातल नूं इन्हें क्लीन चिट दी राजा वड़िंग ने। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।